नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित कपूर जनरल ज्ञान बाय मोहित पर आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। आज हमारी जो क्लास होने वाली है वो इंडियन हिस्ट्री की होने वाली है और इंडियन हिस्ट्री में भी हम क्लास लेंगे एंशंट इंडिया की यानी प्राचीन भारत की। अगर हम हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। ये हमारा वीडियो एप्लीकेशन पे तो अवेलेबल है ही है, उसके साथ ये यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। और अगर आप हमारा एप्लीकेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, तो उस पर सबसे सस्ता कोर्स जीके का परचेस करना चाहते हैं इंडिया लेवल के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की के स्टैटिक एंड करंट के लिए, तो आप कर सकते हैं। 26 जनवरी तक, आज से लेकर 26 जनवरी तक हमारा एक 50% ऑफ चल रहा है, जिसके लिए कूपन कोड है जो हमने रखा है भारत 50, भारत 50, ठीक है। उससे आपको 50% ऑफ मिल जाएगा। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर भी ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है और फोन नंबर भी जो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें दे रखा है यूट्यूब पर, और एप्लीकेशन का जो लिंक है वो भी आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके जो पहले वाले कुछ पार्ट्स हैं वो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है और एप्लीकेशन पर भी अवेलेबल है। तो हम आज इसको स्टार्ट करते हैं। इस क्लास को काफी दिन बाद क्लास हो रही है, अब से हमारी जो क्लास है वो एकदम रेगुलर रहेगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं इसमें लिख देता हूं, अगर आपने इससे पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया वो पहले वाले जो आपके लेक्चर्स हैं उनको आप देख के आए, ठीक है। सबसे पहले हमारा है आज जो टॉपिक है वो कौन सा है, एंशियंट इंडिया। एंशियंट इंडिया या प्राचीन भारत, प्राचीन भारत, ठीक है। तो आज हमारी प्राचीन भारत की जो क्लास है वो कौन सी है, इंडियन हिस्ट्री की क्लास है। एंशियंट इंडिया या प्राचीन भारत में हमारी जो आज की क्लास है वो कौन सी है, इंडियन हिस्ट्री की है, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री में एंशियंट में हम टॉपिक जो हमने शुरू किया था वो टॉपिक हमने किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे जाते हैं, बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं आते। इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, या हम इसको कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। और जब भी हम इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो ये एंशियंट इंडिया का सबसे प्राइमरी और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिकों में से एक है, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की आज हमारी जो क्लास है वो है क्लास नंबर 3, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन की हमारी क्लास नंबर 3 है और इसका हमारा जो पार्ट है वो पार्ट नंबर भी आपका 3 है, ठीक है। क्योंकि ये फर्स्ट टॉपिक ही है तो इसमें मैं लिख देता हूं दोनों चीजें तो आपको दिक्कत ना आए। पार्ट 3 या भाग 3, पार्ट 3 या भाग 3, ठीक है। मैं फटाफट से रिकॉल कर देता हूं। पार्ट 2 में मैंने आपको बताया था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उन्हें कौन कौन से धातुओं का ज्ञान था, कौन कौन से मेटल की नॉलेज थी, वो अच्छी तरह से मैंने आपको बता चुका था, ठीक है। सेकंड, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता को कौन कौन से पशु या एनिमल्स का ध्यान था, इसलिए मैंने आपको ध्यान हो तो मैंने एक एक एनिमल बताया था, कौन सी मोहर पे, कौन सी सील पर या खुदाई में कौन कौन से एनिमल के अवशेष हमें प्राप्त हुए। और तीसरा मैंने आपको लिखवाया था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उन्हें कौन कौन सी फसलों का ज्ञान था, यानी क्रॉप नॉलेज, यानी वो कौन कौन सी फसल उगाते थे। वैसे तो विशेष रूप से वो रबी की फसल ही उगाते थे, खरीफ के सीजन में कोई फसल नहीं होती थी, और रबी में भी जो प्रमुख फसलें होती थी वो मैं आपको लिखवा चुका, ठीक है। तो उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, मतलब आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको सीक्वेंस में देखना, सबसे पहले पार्ट 1 देखना, फिर पार्ट 2 देखना, उसके बाद ही आप किस पे आना, पार्ट 3 या भाग 3 पे आना। क्लियर है, ठीक है। चलो अब इसमें स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट मैंने आपको बताया था सिंधु सभ्यता को किसका ध्यान था, तो इनकी अब नेक्स्ट इसमें आता है कि रिलीजियस लाइफ कैसी थी, रिलीजियस लाइफ, ठीक है। हमारा जो लेक्चर्स होते हैं वो बायलैंग्वेज होते हैं ताकि दोनों मीडियम, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को
किसी तरह की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े, ठीक है। और साथ में जो नोट्स मैं लिखता हूँ यहाँ पर, वो भी मैं बायलैंग्वेजली लिखता हूँ, ताकि बाद में जब आप पढ़ो तो आपको अपने 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 सूटेबल लैंग्वेज के हिसाब से चीजें अच्छी तरह से समझ आ जाए, ठीक है। तो रिलीजियस लाइफ या धार्मिक जीवन, रिलीजियस लाइफ या धार्मिक जीवन, इसका इनका कैसा था इन लोगों का, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले बात है कि हमें किस किस के एविडेंस मिले। विशेष रूप से जो एसएससी वाले बच्चे होते हैं, उनका प्री के बाद जब मेंस होता है, तो वहां पर आपके स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन आप अच्छी तरह से परफेक्टली तभी एग्जीक्यूट कर पाएंगे जब आपको उस चीज का कॉन्सेप्ट पता हो। थ्योरी ज्यादा नहीं रटनी है, पर कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से क्या रखना है, ध्यान रखना है। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता में खुदाई में हमें हर चीज के एविडेंस मिले, पर कहीं पर भी मंदिर के कोई भी एविडेंस नहीं मिले। इससे यह पता चलता है कि उस समय मूर्ति पूजा तो प्रचलित थी, पर पूजा स्थलों के रूप में, वर्शिप प्लेसेस के रूप में पर्टिकुलर जो आपके टेम्पल्स हुआ करते थे, वो नहीं थे उस समय, ठीक है। इसमें मैं लिख देता हूं, नो एविडेंस ऑफ टेम्पल्स, नो एविडेंस ऑफ टेम्पल्स, नो एविडेंस ऑफ टेम्पल्स, यानी मंदिरों के प्रमाण नहीं मिले हैं, मंदिरों के प्रमाण नहीं मिले, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के जो भी बड़े बड़े प्लेसेस है, हड़प्पा है, मोहनजोदारो है, चन्हूदड़ो है, कालीबंगा है, लोथल है, वहां से कहीं से भी, धौलावीरा है, कोई भी तरह के मंदिरों के एविडेंस नहीं मिले। पहली चीज, ठीक है। सेकंड, ये लोग क्या करते थे, जो एविडेंस मिले तो ये प्रकृति पूजा करते थे। जैसे जब हम वैदिक संस्कृति पढ़ेंगे, जब मैं आपको वैदिक कल्चर पढ़ाऊंगा, तो ये जो वैदिक लोग थे, ये जो वैदिक लोग थे, ये क्या करते थे, प्रकृति पूजा करते थे, अग्नि पूजा करते थे, पेड़ों की पूजा करते थे, या आपने देखा होगा पवन देवता, वायु देवता, वो करते थे। तो इसी तरह से जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, वो नेचर वर्शिप करते थे। तो एक लाइन में जरूर लिखूंगा इसमें, जो आपको ध्यान रखनी है, नेचर वर्शिप, तो मैं जरूर लिखूंगा, ये हो गया आपका कौन सा, नेचर वर्शिप। नेचर वर्शिप या नेचर वर्शिप को हम क्या बोलेंगे, प्रकृति पूजा। भाई नेचर वर्शिप, और इसको हम क्या बोलेंगे, प्रकृति पूजा। नेचर वर्शिप या प्रकृति की क्या करते थे, पूजा करते थे, ठीक है। साथ साथ में सिंधु सभ्यता के कई प्लेस ऐसे मिले जहां से एक मोहर मिली है, मोहनजोदारो से एक मोहर मिली है, जिसपे एक देवता बना हुआ है, और उस देवता के 3 सींग हैं। तो बाद में उसकी तुलना उनकी कर दी जाती है भगवान शिव से, यानी आद्य शिव से, ठीक है। और इस काल का सबसे पवित्र पशु मैं आपको बता चुका था, बैल मिला है, वृषभ, सांड, बैल या बुल, ठीक है। और उसकी तुलना कर दी है भगवान शिव के वाहन नंदी से, ठीक है। तो इसमें जो पूजा के प्रमाण मिले वो किसके मिले, शिव पूजा, शिव पूजा, शिवा वर्शिप, शिव पूजा या शिव वर्शिप के क्या मिले, यहां से एविडेंस हमें प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो एक तो ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर इसमें मातृ देवी की पूजा, मातृ देवी की पूजा, ठीक है। मातृ देवी की पूजा का भी हमें प्रमाण क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है, ठीक है। क्योंकि कहीं कहीं जगह ऐसी है जिसमें महिलाओं की मूर्तियां मिली है, ठीक है। हड़प्पा से एक टेराकोटा की मूर्ति मिली है, जिसमें महिला के गर्भ से पौधा निकलते हुए दिखाया गया है, उसको बोला गया है उर्वरता की देवी, ठीक है, द गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी। तो इस पे लिख देना गॉडेस वर्शिप, गॉडेस वर्शिप। तो गॉडेस वर्शिप के भी क्या मिले, यहां से एविडेंस मिले, ठीक है। साथ साथ में आपको मैंने बताया था प्रकृति पूजा के रूप में यहां पर पीपल पूजा और तुलसी पूजा के भी प्रमाण प्राप्त हुए, तो वो भी साथ में आप लिखोगे, ठीक है। पीपल पूजा, पीपल पूजा व तुलसी पूजा,
पीपल पूजा और तुलसी पूजा के प्रमाण मिले, ठीक है, पीपल एंड तुलसी वर्शिप। पीपल एंड तुलसी वर्शिप के जो एविडेंस मिले हमें वो भी यहां से प्राप्त हुए, जो प्रकृति पूजा को दिखाते हैं। अच्छा, हड़प्पा से एक स्वास्तिक का निशान मिला है। हड़प्पा में जब खुदाई की गई, वहां का एक्सकेवेशन किया गया, तो वहां पर एक स्वास्तिक का निशान मिला है। और स्वास्तिक का निशान किसको डिनोट करता है? सूर्य पूजा। हालांकि जब हम वैदिक काल में ऋग्वेद पढ़ते हैं तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, ओम भू भूरस्वः तत्सवितुवरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और गायत्री मंत्र सूर्य पूजा को क्या करता है? प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसमें यहां पर मिला है कौन सा? स्वास्तिक चिन्ह। स्वास्तिक चिन्ह मिला है या स्वास्तिक सिंबल मिला है? स्वास्तिक चिन्ह या स्वास्तिक सिंबल? स्वास्तिक सिंबल मिला है। और जो स्वास्तिक का निशान आप सबको पता है किस तरह से बनाते हैं, ये देखो यहां बना भी देता हूं मैं। ये आपका यहां पर निशान हो गया कौन सा? स्वास्तिक का, ठीक है। ये कौन सा निशान हो गया आपका? स्वास्तिक का निशान हो गया। तो ये किसको दिखाता है? ये दिखाता है सन वर्शिप। ये किसको डिनोट करता है? सन वर्शिप या सूर्य पूजा। सन वर्शिप या सूर्य पूजा को क्या करता है? ये बताता है। क्लियर है यहां तक आपको? तो इस तरह से ये यहाँ पे रिलीजियस लाइफ का है। अच्छा, एक चीज और है, कई ऐसे सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है जहां से तावीज मिले, गंडे मिले, मोलियां मिली है, ठीक है। तो उससे अंधविश्वासी होने का भी प्रमाण प्राप्त होता है, ठीक है, कि ये लोग क्या करते थे? अंधविश्वास थे। तो इसमें लिख देना, मैं एक पॉइंट और लिख देता हूं, द बिलीव इन ब्लैक मैजिक। बिलीव इन ब्लैक मैजिक यानी काला जादू में विश्वास। काला जादू में विश्वास, टोना टोटका, जादू टोना, काला जादू, इसमें ये लोग बिलीव करते थे और सुपरस्टिशियस हो सकते हैं, अंधविश्वासी हो सकते हैं। ये सारी चीजों के जो एविडेंस हैं यहाँ पे क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। क्लियर है यहाँ तक पॉइंट? तो ये एक तो इनका जो रिलीजियस लाइफ है, उस वाले पॉइंट को अच्छी तरह से आपको क्या रखना है? याद रखना है, ठीक है। अच्छा, यहां पर जैसे ये तो मैंने सेगमेंट बता दिया। अब इसमें अगला सेगमेंट जो स्टार्ट होता है वो होता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं वो कौन कौन से हैं और उनकी खोज किस किस लोगों ने की और वहां से एविडेंस क्या मिले, ठीक है। तो मैं ये तो आपको बता चुका हूं प्रीवियस लेक्चर में कि सबसे ज्यादा प्लेस इंडिया में मिले, सेकंड पे पाकिस्तान में मिले और सबसे मिनिमम प्लेस मिले अफगानिस्तान में। भारत में जितने राज्य मैंने आपको बताए थे उसमें सबसे ज्यादा सिंधु घाटी सभ्यता के जो साइट्स मिली है या प्लेसेस मिले वो आपको कौन से स्टेट में मिले? गुजरात में। कहां पर मिले? गुजरात में, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट साइट्स लिख देता हूं,
ठीक है, आईवीसी साइट्स। आईवीसी साइट्स का मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन जो साइट्स मिली है, यानी सिंधु घाटी, प्रमुख सिंधु घाटी सभ्यता स्थल, प्रमुख सिंधु घाटी सभ्यता स्थल हमें कौन कौन से प्राप्त हुए हैं उसके बारे में हमें ध्यान रखना है। तो मैं इसमें शुरुआत से बिल्कुल सीक्वेंस में चलूंगा, क्योंकि जो सबसे पहला प्लेस मिला था वो हड़प्पा था, इसलिए हम इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं और हम इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो पहला खोजा गया स्थल था वो कौन सा था, हड़प्पा। तो उसी से हम क्या करेंगे, सीक्वेंस में चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला प्लेस लिखना, जो फर्स्ट प्लेस हम लिखेंगे इसमें, जो पहला प्लेस लिखेंगे वो कौन सा लिखेंगे, हड़प्पा। ये कौन सा हो गया, हड़प्पा। ठीक है, कोई भी जब प्लेस पढ़ते हैं हम तो उसके बारे में तो पहले जो जनरल फैक्ट होते हैं, जनरल इंफॉर्मेशन होती है वो ध्यान रखनी है, और साथ साथ में जो चीजें यहां से मिली है, वस्तुएं या कमोडिटीज या एक्सकेवेशन चीजें जो यहां से मिली है, वो आपको वो पॉइंट्स याद रखने जो यूनिक है, वो पॉइंट्स याद रखने होते हैं जो केवल और केवल यहीं से मिले और कहीं से भी आपको प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात आपको इसमें ध्यान रखनी है कि जो हड़प्पा पड़ता है, जो हड़प्पा पड़ता है ये कहां पे पड़ता है, पाकिस्तान में। हड़प्पा वर्तमान में जो पड़ता है वो कौन से देश में पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है। और पाकिस्तान में भी हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे है, रावी नदी। तो पाकिस्तान में गिनती के 4-5 स्टेट हैं, तो पाकिस्तान का पंजाब स्टेट हो गया। ठीक है, ये आपको जहां प्रॉपरली कहां मिला है, पाकिस्तान, और पाकिस्तान का कौन सा प्रांत हो गया, पंजाब प्रांत। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में जो आपको एक्सकेवेशन साइट मिली है वो कौन सी है, हड़प्पा है। ठीक है, दूसरी अगर हम इसको खोजें कि इसको डिस्कवर कब किया गया, हड़प्पा को डिस्कवर कब किया गया या हड़प्पा की खोज कब की गई, तो दो चीजें यहां से संबंधित हमारे सामने आती है। एक तो ये कि इसकी खोज कब हुई, और दूसरा इसकी खोज किस व्यक्ति ने की है। ठीक है, तो खोज हुई थी इसकी सबसे पहले 1921 में, 1921 में इसकी सबसे पहले खोज हुई थी। तो जब भी आपसे पूछेगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे पहला प्लेस कौन सा है, तो वो हड़प्पा है। ठीक है, तो इस पे लिख देना फर्स्ट एक्सकेवेशन साइट, फर्स्ट एक्सकेवेशन साइट, फर्स्ट एक्सकेवेशन साइट या प्रथम सिंधु घाटी सभ्यता स्थल। प्रथम सिंधु घाटी सभ्यता स्थल, पहला सिंधु घाटी सभ्यता स्थल जो हो गया वो कौन सा हो गया, हड़प्पा हो गया। इसकी खोज कब हुई, 1921 में। ठीक है, और खोज किसने करी थी, किसने करी थी खोज, तो इसमें लिख देना बाय दयाराम साहनी। इसकी जो खोज करी थी वो किसने करी थी, दयाराम साहनी ने करी थी। ठीक है, इसकी जो खोज की थी वो किसके द्वारा की गई थी, दयाराम साहनी द्वारा। इसकी खोज की गई थी किसके द्वारा, दयाराम साहनी द्वारा। तो आपको ये जैसे छोटे छोटे जो की पॉइंट्स नहीं होते क्या, इनको आपको क्या रखना होता है, ये जो की पॉइंट्स को ध्यान रखना होता है। देखो 1921 में खोज हुई, खोज किसने की, ये प्लेस आपका कहां पे पड़ता है। और ध्यान रखना जो भी इंपॉर्टेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट पढ़ोगे उनके साथ उनकी नदियों के नाम यानी रिवर्स के नाम जरूर याद रखने। ठीक है, तो अब से पूछा जाए हड़प्पा कौन सी रिवर के किनारे है, तो यहां रिवर कौन सी हो गई, रावी रिवर। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये हो गया कौन सा, रावी नदी। ठीक है, रावी नदी का ओरिजिनेशन कहां से होता है, भारत से ही होता है, और भारत से फिर कहां जाती है, पाकिस्तान में जाती है। पाकिस्तान का एक फेमस शहर है लाहौर, तो लाहौर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, रावी नदी के किनारे। ठीक है, हिस्ट्री में और ज्योग्राफी में अलग अलग समय से अलग अलग चीजों से लिंक करते हुए आपके क्वेश्चन
पूछे गए। ठीक है, तो ये आपको एक तो ध्यान रखना। अब बात होती है कि हड़प्पा में हमें कौन कौन से मेन एविडेंस मिले, तो उनको लेकर आपको चीजें क्या रखनी है, याद रखनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे इसके एविडेंस लिखवा देता हूं, यानी हड़प्पा से हमें कौन कौन से प्रमाण मिले। हड़प्पा से जो हमें एविडेंस मिले हैं वो एविडेंस आपके कौन कौन से हैं। ठीक है, एक तो यहां से मिला है इंडस वैली सिविलाइजेशन का अभी तक का जो सबसे बड़ा कब्रिस्तान मिला है, सबसे लार्जेस्ट जो ग्रेवयार्ड मिला है वो यहां से मिला है। तो इस पे लिख देना, सबसे पहला पॉइंट ये लिख रहा हूं, लार्जेस्ट ग्रेवयार्ड, अच्छे से याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। लार्जेस्ट ग्रेवयार्ड यानी सबसे बड़ा कब्रिस्तान, लार्जेस्ट ग्रेवयार्ड या सबसे बड़ा कब्रिस्तान। तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज्यादा जो कब्रें मिली है और कब्र की खुदाई करने पे जो कंकाल मिले, स्केलेटन मिले, वो सबसे ज्यादा कहां से मिले, हड़प्पा से मिले। और इसका जो नाम दिया गया है, इसका नाम दिया गया है समाधि R37। इसका नाम क्या दिया गया है, R37 इस समाधि का नाम दिया गया। तो एक तो ये आपको ध्यान रखना है, लार्जेस्ट ग्रेवयार्ड मिला है। ठीक है, दूसरा, अभी आपको जस्ट मैंने जब रिलीजियस लाइफ पढ़ाई थी तो वहां पे बताया था यहां से स्वास्तिक का निशान मिला है। यहां से क्या मिला है, स्वास्तिक का निशान मिला है, स्वास्तिक का सिंबल मिला है। ठीक है, तो उसको भी आप याद रख सकते हो, द सिंबल ऑफ स्वास्तिक, द सिंबल ऑफ स्वास्तिक। स्वास्तिक का सिंबल मिला है, जो अभी आपको मैंने बता दिया था सूर्य पूजा का प्रमाण है, स्वास्तिक चिन्ह। और जो स्वास्तिक चिन्ह है वो किसको दिखाता है, जो स्वास्तिक चिन्ह है वो सूर्य पूजा को क्या करता है, दिखाता है। तो एक तो ये चीज आप ध्यान रख लेना। ठीक है, तीसरा, यहां से एक मैंने आपको बताया था, यहां से एक महिला की मूर्ति मिली है जो टेराकोटा से बनी है। अब आप सोचोगे ये टेराकोटा क्या होता है, तो टेराकोटा होता है पकी हुई मिट्टी, कच्ची मिट्टी से बनाकर जब उसको आग में प्रॉपर पका लेते हैं और मिट्टी के साथ कई और मटेरियल भी मिलाते हैं। ठीक है, कई पशुओं का वेस्टेज भी मिलाते हैं और उसको पकाने के बाद जो बनता है उसको बोलते हैं टेराकोटा। ठीक है, तो टेराकोटा की एक महिला की मूर्ति मिली है जिसके गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है, तो इसे मातृ देवी यानी धरती माता बोला गया है। ठीक है, तो इसमें लिख देना, द गॉडेस ऑफ द स्कल्पचर ऑफ, तरह से लिख लेना, इधर लिख लेना, द स्कल्पचर ऑफ द गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी, द गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी। ठीक है, या फिर इसको क्या बोला है, उर्वरता की देवी की मूर्ति, उर्वरता की देवी की मूर्ति। जनरली आपसे पूछा जाता है कि जो शव होते थे या डेड बॉडीज होती थी उनका क्या किया जाता था, तो जो शव होते थे उन्हें दफनाया जाता था। तो ध्यान रखना, हड़प्पा में तो उन्हें दफनाया जाता था और मोहनजोदड़ो में जलाया जाता था, क्योंकि मोहनजोदड़ो में किसी भी तरह का आपको कोई भी स्केलेटन सिस्टम प्राप्त नहीं हुआ है। तो याद रह जाएगा क्या ये, हड़प्पा में और मजदूरों के रहने के बैरक मिले। ठीक है, मजदूरों के रहने के स्थान मिले। ठीक है, द वेन्यू या प्लेसेस, और इस तरह से हम लिख सकते हैं द रेजिडेंशियल प्लेसेस, द रेजिडेंशियल प्लेसेस ऑफ लेबर्स। ठीक है, मजदूरों के रहने के स्थान, मजदूरों या श्रमिकों, मजदूरों या श्रमिकों के निवास स्थान, ये भी कहां से मिले, हड़प्पा से प्राप्त हुए। अच्छा, एक चीज और आपने देखा होगा, हड़प्पा में या इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमको काफी ज्यादा मोहरें मिली है। मोहरों का मतलब होता है सील, कोई भी चीज पे सील लगाई जाती थी। तो जो फेमस मोहर मिली है जिसको बोलते हैं पाशुपत सील, वो तो मोहनजोदारो से मिली है। पर अगर ये पूछा जाए कि ओवरऑल सबसे ज्यादा सील्स कहां से मिली है, तो यहीं से मिली है। कहां से, हड़प्पा से। तो यहीं पर नंबर 5 भी लिख लेना,
नंबर 5 लिख लेना, और नंबर 5 में इसमें लिख देता हूं मैक्सिमम सील्स, मैक्सिमम सील, सर्वाधिक मोहरें, मैक्सिमम सील्स या सर्वाधिक मोहरें। तो मैक्सिमम सील्स जो आपको मिली है वो भी कहां से मिली है, हड़प्पा से मिली है, और ये मैक्सिमम मोहर कितनी मिली है, 2000 प्लस। ये जो मोहर मिली है कितनी मिली है, 2000 प्लस मिली है, 2000 से भी ज्यादा क्या मिली है, यहां से मोहरें मिली है। और मैक्सिमम मोहरें किसकी बनी हुई है, सेल खड़ी, ठीक है। तो इस पे लिख देना मेड बाय स्टिटाइल, मेड बाय स्टिटाइल, और स्टिटाइल को हिंदी में कहते हैं सेल खड़ी, स्टिटाइल को हिंदी में बोलेंगे सेल खड़ी। तो सेल खड़ी एक तरह का पत्थर होता था, और उस पत्थर से बनी हुई क्या मिली है, मैक्सिमम टाइप की क्या मिली है, आपकी मोहरें आपको प्राप्त हुई है, ठीक है। तो इस तरह से ये मैंने आपको हड़प्पा तक बता दिया। नेक्स्ट लेक्चर जो मैं कल लूंगा उसमें मैं आपको जितने भी ओवरऑल प्लेसेस हैं वो पूरी करके और इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड करने की अगले लेक्चर में पार्ट 4 में हम कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए, आपको लेक्चर पसंद आया हो। हम यहाँ बहुत बेसिक चीजें पढ़ते हैं, अननेसेसरी नहीं पढ़ते, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें होती है उन पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, ताकि आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर, स्टैटिक, साइंस कुछ भी पढ़ रहे हो, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए, रटने की आपको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। तो चलिए, आप अपना ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हमारा एप्लीकेशन भी सबसे सस्ते जीके कोर्स के लिए और सबसे सटीक कोर्स के लिए 2 साल की वैलिडिटी के साथ आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, गुड नाइट।